टेकीअरिथमियाज में हमारे पास एक सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीअरिथमियाज आते हैं और एक हमारे पास जो है वो वेंट्रिकुलर टेकीअरिथमियाज आते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर और एक हमारे पास जो है वो वेंट्रिकुलर। अब सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीअरिथमियाज में सबसे पहले हम जो है वो साइनस टेकीकार्डिया पढ़ते हैं। साइनस टेकीकार्डिया में हमारे पास क्या होता है कि इसमें भी ऑटोमेटिसिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज़ हुई होती है और ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अगर हम बात करें तो इंक्रीज़ हुआ होता है हमारा हार्ट रेट जो है ना वो 100 बीट पर मिनट से ना ज़्यादा हुआ होता है, तो उस टाइम पे हमारे पास जो हम उसको वो है टेकीकार्डिया कहते हैं। पल्पिटेशंस वगैरह होती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकली हम देखें तो फियर में, पेन में या एक्सरसाइज करते हुए इंक्रीज़ हो जाता है हार्ट रेट। लेकिन अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो हाइपरथायराइडिज्म में होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में होता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन में, या कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर इसके अलावा अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो उसमें भी ये आता है। फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट ये है कि हम अंडरलाइंग कॉज को जो है वो ट्रीट करेंगे कि जो रीज़न होगी उसको उसका ट्रीटमेंट होगा। दूसरा हमारे पास आता है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में हमारे पास क्या होता है कि इसमें भी एक तो ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज होती है, दूसरा इसमें हमारे पास जो है वो री एंट्री सर्किट्स भी इंक्रीज होते हैं, री एंट्री भी यानी इंक्रीज होती है, और तीसरा इसमें एट्रियल रीमॉडलिंग जो है ना वो भी इंक्रीज हुई होती है। अब इसकी रीजंस हमारे पास जो है वो एक्यूट एक एट्रियल फिब्रिलेशन और क्रोनिक होता है। एक्यूट की रीजंस हमारे पास क्या है कि पल्मोनरी डिजीज हो सकती है, कोई एस्कीमिया हो सकता है, रूमेटाइड हार्ट डिजीज हो सकती है, एनीमिया, थेराटॉक्सिकोसिस हो सकती है, एथेनॉल वगैरह यूज या सेप्सिस अगर हुई हो तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास अगर क्रोनिक हो तो हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है, और ज़्यादातर ये जो है वो कॉज्ड बाय एक्टोपिक फुकाई विद इन द पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के अंदर अगर एक्टोपिक फुकाई प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, ठीक है। इस ये ऑफन तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन अगर इसकी हम सिम्टम्स की बात करें तो वही शॉर्टनेस ऑफ एसओबी हमें मिलेगी, ठीक है, चेस्ट पेन होगी, इसके अलावा डिजीनेस है, फटीग है, पाल्पिटेशंस है, कभी कभार जो है वो जब ये ज़्यादा हो जाता है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वही हमने देखा, या फिर कार्डियोजेनिक शॉक होगा, या फिर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है। फिजिकल एग्जाम अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो इरेगुलर पल्स हमें मिलेगी। इसकी अगर हम ईसीजी फाइंडिंग्स देखें तो ईसीजी फाइंडिंग में हमें पी वेव जो है वो नहीं मिलती, नो डिस्क्रीट पी वेव, इसमें पी वेव जो है वो नहीं होती, ठीक है। और जो क्यूआरएस रिस्पॉन्स है या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो हमें जो है वो वेरिएबल मिलेगा, चेंज मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि कोई पी वेव नहीं है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो चेंज मिलता है, इसमें हमारे पास अगर हम इसकी थेरापी की बात करें तो थेरापी में हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हम उसका रेट कंट्रोल करेंगे, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स दे के, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या डाइगोसिन वगैरह दे के। फिर दूसरा हम इसको एंटी कोआगुलेशन स्टार्ट करेंगे, एंटी कोआगुलेट्स देंगे, ठीक है, विद वारफरिन, और या फिर हम ओरल एंटी कोआगुलेंट देंगे, ठीक है, कुछ पेशेंट्स के साथ जिसमें हमारे पास CH A2 CH A2 CHA2 DH2 BASC, ये स्कोर अगर हमारे पास ग्रेटर देन 2 होगा तो हम इसमें जो है वो ओरल एंटीकोगुलेंट, नोवेल ओरल एंटीकोगुलेंट जो है वो यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास अनस्टेबल एट्रियल फिब्रिलेशन है या फिर ऑनसेट अभी न्यू हुआ लेस देन 2 डेज़ है तो हम इसको कार्डियोवर्ट देंगे। और अगर ग्रेटर देन 2 डेज़ है या फिर अनक्लियर ड्यूरेशन है तो उस टाइम पे हम जो है वो ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इस ये स्कोर देखेंगे हम, इसको जो है वो हम देखते हैं कि ये क्या होता है। उसके बाद हम तीसरी हमारे पास जो है वो एट्रियल फ्लटर आता है। एट्रियल फ्लटर में हमारे पास क्या सर्कुलर मूवमेंट्स होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, और एट्रियम के ही इर्द गिर्द होती है। जैसे ये हमारे पास एट्रिया है और ये वेंट्रिकल्स हैं, तो ये हमारे पास एट्रियल फ्लटर में क्या होता है कि जो सर्कुलर मूवमेंट्स है ना, यहाँ पे ऐसे नोड से फायरिंग जब एवी नोड पे होती है, एवी नोड से जो है वो आपस में एट्रिया के अंदर ही होती रहती है, और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली जो है वो 300 टाइम्स जो है 300 बीट्स पर मिनट जो आप कह सकते हैं
इतना रेट हुआ होता है, रेट जो है वो इतना इंक्रीज़ हो जाता है। एसिम्प्टोमेटिक होती है लेकिन पाल्पिटेशंस होती हैं हमारे पास, सिनकपी हो सकती है और लाइट हेडेडनेस होगी। इसमें हमारे पास जो इसकी अपीयरेंस है वो सॉ टूथ अपीयरेंस होगी, सॉ टूथ लाइक अपीयरेंस होगी। इसके अंदर भी जो है वो पी वेव्स नज़र आ सकती हैं। एट्रियल रेट जो है वो हमारे पास क्या होता है 240 से 320 बीट्स पर मिनट होगा और वेंट्रिकुलर रेट जो है वो ऑलमोस्ट 150 बीट्स पर मिनट होगा। इसमें भी अगर ट्रीटमेंट हम देखें, इसको एंटीकोगुलेशन यूज़ करते हैं, रेट कंट्रोल यूज़ करते हैं या फिर हम कार्डियोवर्जन जो है वो यूज़ करेंगे, जैसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास मल्टीफोकल एट्रियल, चौथी हमारे पास आता है मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। नाम से ही हमें मतलब लग रहा है कि इसमें हमारे पास मल्टीफोकल होगा, यानी डिफरेंट पॉइंट्स पे होगा। एट्रियल टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया हार्ट रेट इंक्रीज होता है और एट्रिया मतलब एट्रिया में हमारे पास इसमें मल्टीपल एट्रियल पेसमेकर्स बन जाते हैं या फिर री एंट्रेंट्स पाथवेज बन जाते हैं। और ज़्यादातर ये हमारे पास इसकी रीज़न अगर देखें तो सीओपीडीज में इन्वॉल्व होता है। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया हो तो हमारे पास ये रीज़न इसकी होती है। एसिम्प्टोमेटिक होता है ये भी, लेकिन हमारे पास इसमें क्या होता है कि 3 डिफरेंट पी वेव मॉर्फोलॉजीज़ होती हैं, 3 और मोर यूनिक पी वेव मॉर्फोलॉजीज़, और रेट हमारे पास ऑफ कोर्स मोर देन 100 बीट्स पर मिनट ही होगा। Treat as atrial flutter but avoid beta blockers because of the chronic lung disease if present। अगर chronic lung disease जैसे हमारे पास यहाँ पे COPDs हैं तो अगर हम बीटा ब्लॉकर्स इसमें यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा काम ख़राब करेगा, तो इसलिए हम बीटा ब्लॉकर्स को अवॉइड करते हैं। और जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर को ट्रीट करते हैं, हम इसी तरह से ही इसको एट्रियल ट्रीट करते हैं जिस तरह एट्रियल फिब्रिलेशन को ट्रीट करते हैं। हमने करना है अब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्री टैकीकार्डिया। इसमें हमारे पास क्या होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल री एंट्री टैकीकार्डिया में हमारे पास जो है वो री एंट्री सर्किट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इसमें हमारे पास एक तो एक्सेसरी पाथवेज बन जाते हैं, एक हमारे पास अल्फ़ा पाथवे बन होता है और एक हमारे पास जो है वो बीटा पाथवे होता है अदर देन नॉर्मल पाथवे। ठीक है, हमारे पास एक्सेसरी पाथवे बनता है। अल्फ़ा पाथवे जो है ये तो एक इसका शॉर्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड है और दूसरा ये स्मॉल कंडक्शन के लिए होता है। ठीक है, और बीटा पाथवे जो है वो इसका लॉन्ग ड्यूरेशन है, लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड है और फास्ट जो है वो पाथवे है, इसका फास्ट कंडक्शन है। हमारे पास क्या होता है कि एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ जो है वो पल्सेस जाती हैं, यानी एवी नोड से पहले एट्रिया में और फिर बाद में वेंट्रिकल्स में। एक नॉर्मल पाथवे के हमारे पास क्या होता है कि ऐसे नोड होता है। ठीक है, ऐसे नोड जो एट्रिया और एट्रिया एवी नोड और उसके बाद वेंट्रिकल्स, फिर परकंजी फाइबर्स, बंडल ऑफ फेस और फिर आगे वो सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे नोड से जो है वो हमारे पास फायरिंग होती है एट्रिया पे। ठीक है, एट्रिया से फिर एवी नोड पे सिग्नल जाता है। एवी नोड जो है वो आगे वेंट्रिकल्स को सिग्नल देता है और वेंट्रिकल से आगे जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स परकंजी फाइबर्स तक जाती है और फिर पूरे हार्ट तक जो है वो फैल जाती है। अब इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो है वो एक तो ये नॉर्मल पाथवे चल रहा होता है कि ऐसे नोड से फायरिंग हुई, यहाँ से एट्रिया, एट्रिया से एवी नोड से फिर जो है वो वेंट्रिकल से, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो नोडल री एंट्री टैकीकार्डिया होता है। री एंट्री सर्किट जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, एक्सेसरी पाथवे इंक्लूड होते हैं, लूप बैक होता है जिसकी वजह से हमारे पास टैकीकार्डिया होता है। अब री एंट्री सर्किट इन द एवी नोड डीपोलराइजेस द एट्रियम एंड वेंट्रिकल नियर साइमल्टेनियसली, और ये फ़ौरन से होता है कि अभी एक बीट जो है वो कंप्लीट होती है, वो आती है तो उससे पहले ही जो दूसरी प्रोड्यूस होकर फिर से उसको एक्साइट करके और डीपोलराइजेशन कॉज करवाती है। इसमें हमारे पास साइन और सिम्टम्स आएंगे कि पाल्पिटेशंस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, पाल्पिटेशंस, एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इंजाइना, सिनकपी, लाइट हेडेडनेस हो सकती है। और ईसीजी पे हमें क्या नजर आएगा कि 150 टू 250 बीट्स पर मिनट हमें हार्ट रेट होगा। हमारे पास क्या होगा कि जो पी वेव होगी ना वो बिल्कुल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में ही भरी हो जाएगी, वो हमें नज़र ही नहीं आएगी। इसका अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होगा कि कार्डियोवर्जन होगी अगर हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है तो, लेकिन इसके अलावा हम वेगल मैनुअर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं जिस तरह कैरोटिड मसाज वगैरह या वल्सल्वा वगैरह, आइसिमरियन भी यूज़ करेंगे। और अगर ये सब नहीं तो फिर हम एडिनोसिन यूज़ करते हैं अगर हमारे पास वेगल मैनुअर जो है वो फेल हो जाता है। फिर दूसरा हमारे पास आता है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर
एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्रेंट टेकिकार्डिया। अब इसमें नोडल नहीं है, इसमें री एंट्रेंट टेकिकार्डिया। इसमें भी एक तो फिजियोलॉजी हमारे पास ये आती है कि फिजियोलॉजी तो हमारे पास यही है, एक नॉर्मल पाथवे यही होता है। एक्सेसरी पाथवे में इसमें हमारे पास क्या होता है कि एसए नोड, एट्रिया, फिर एवी नोड, वेंट्रिकल्स और फिर आगे पर कंजी फाइबर्स। इसमें हमारे पास ये होता है कि अब ऐसे नोड से जो है वो एट्रिया की तरफ जानी होती है, फिर एट्रिया से एवी नोड से फिर वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल से आगे पर कंजी फाइबर्स और पूरा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहाँ पे एक एक्टोपिक कनेक्शन हो जाता है बिटवीन एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान, ठीक है, जो कि री एंट्री सर्किट कॉज करवाता है। पल्स इम्पल्स जो है ना वो दोबारा वेंट्रिकल से होके एट्रिया की तरफ जो है वो आती है, ठीक है। ऐसे नोड ने तो यहाँ पे फायरिंग करनी है, लेकिन दूसरा हमारे पास क्या इम्पल्स होगा कि जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं, वेंट्रिकल्स डीपोलर होते हैं, तो वो साथ में फिर से इम्पल्स जो है वो बैक करते हैं और एट्रिया की तरफ जाते हैं। तो इसमें भी पाल्पिटेशंस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, एंजाइना, सिनकपी, लाइट हेडेडनेस वगैरह होती है। रिट्रोग्रेड पी वेव इज़ ऑफन सीन आफ्टर अ नॉर्मल। इसमें हमारे पास जो है वो पी वेव हमें नज़र आएगी रिट्रोग्रेड, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, री एक्साइटेशन डेल्टा वेव नज़र आएगी सीन इन वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में। अभी हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ होती है। और इसका हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो ये हो सकता है कि जैसे हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्री टैकीकार्डिया है ना, बिल्कुल उस तरह से ही इसका भी है। जाती है वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम एबनॉर्मल फास्ट असेसरी कंडक्शन पाथवे फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल बंडल ऑफ कैंट। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि इससे ऑपोजिट हो जाता है। एबनॉर्मल फास्ट एक्सेसरी कंडक्शन होती है, पाथवे कौन सा होता है कि एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाती है, ठीक है, ऑपोजिट हो जाता है। और बंडल ऑफ कैंट वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम जो है वो वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम कहते हैं। इसमें भी हमारे पास पाल्पिटेशन होती हैं, डिस्निया, डिजीनेस और कार्डियक डेथ जो है वो हो सकती है, लेकिन कम। इसमें हम अगर ईसीजी में देखें तो हमें डेल्टा वेव नज़र आती है, लेकिन वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नज़र आता है और शॉर्ट पीआर इंटरवल। इसका एक वॉल्फ पार्किंसन सिंड्रोम का हमारे पास एक ना ट्राइएड होता है, इस वो हमने याद रखना होता है। उसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, एक तो शॉर्ट पीआर इंटरवल और डिक्रीज पीआर इंटरवल, ठीक है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और तीसरी चीज़ हमारे पास जो है वो डेल्टा वेव हमें ईसीजी में नज़र आएगी। ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये ट्रायड जो है वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम का है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन फॉर एसिम्प्टोमेटिक्स, अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। अक्यूट थेरापी इज़ प्रोकेनामाइड और अमाइड्रोन वगैरह देंगे। सुप्रावेंट्रल टैकीकार्डिया गेट्स वर्स आफ्टर, अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं या डाइगोसिन वगैरह देते हैं तो वो वॉल्फ वाइट पार्किंसन सिंड्रोम में जो है वो डेंजरस होती है। इसके अलावा हम रेडियो कैथेटर जो है एब्लेशन वो यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास रह जाता है लास्ट पे, वो है पैराऑक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया, पैराऑक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इंक्रीज़ इन री एंट्री, इसकी अगर हम रीज़न देखें ना तो वो ये है कि री एंट्री सर्किट्स में इंक्रीज़ आ जाता है। रैपिड एक्टोपिक पेसमेकर इन द एट्रियम नॉट साइनस नोड, इसमें जो है वो एक्टोपिक पेसमेकर जो है वो कोई और बन जाता है और रैपिड होता है, अपनी कंडक्शन जो है वो फास्ट करवाता है, और वो साइनस नोड नहीं होता। साइनस नोड के अलावा कहीं भी जो है वो पेसमेकर बन जाएगा और सिग्नल्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे और इंक्रीज जो री एंट्री सर्किट्स हैं वो ज़्यादा होंगे। इसमें भी पाल्पिटेशंस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंजाइना, सिनकपी, लाइट हेडेडनेस वगैरह है। हार्ट रेट जो है वो 100 से हमें बीट पर मिनट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। पी वेव विद एन अनयूल एक्सिस बिफोर ईच नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें हम जो है एडिनोसिन यूज़ कर सकते हैं टू अनमास्क अंडरलाइंग एट्रियल एक्टिविटी बाय स्लोइंग डाउन द रेट, क्योंकि हमने इसमें रेट जो है वो कम करना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ तो सब में होता है, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास ज़्यादा होता है, क्योंकि इंक्रीज़ इन री एंट्री सर्किट जो है वो ज़्यादा होता है। हमारे पास ऐसे नोड जो है उसके अलावा कहीं भी जो है वो पेसमेकर बन जाता है और वहाँ से हमारी जो है वो फायरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन है हमारे पास, इसमें अब जैसे नाम से लग रहा है कि प्री मेच्योर है, कोई बीट जो है वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही एक और बीट जो है वो आएगी, बट वो प्री मेच्योर होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाएगी। एक्टोपिक बीट्स अराइज फ्रॉम वेंट्रिकुलर फोकाई, वेंट्रिकुलर फोकाई से जो एक्टोपिक बीट्स कहीं से भी जो है वो अराइज होती है, एसोसिएट करती है
हाइपोक्सिया के साथ फाइब्रोसिस वगैरह हुई हो या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन जो है वो डिक्रीज हुआ हो, इलेक्ट्रोलाइट को नॉर्मेलिटी हुई हो, इम्बैलेंस हुआ हो हाइपरथायराइडिज्म वगैरह में, एसिम्प्टोमेटिक होती है लेकिन पॉल्पिटेशंस वगैरह जो है वो हो सकती हैं। फिर ईसीजी फाइंडिंग में हमें ईसीजी ये इस तरह से हमें नज़र आ रही है कि हमारे पास वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है लेकिन नॉट प्रिसीडेड बाय पी वेव, और पीवीसीज आर यूजुअली फॉलोड बाय कंपनसेटरी पॉज। ट्रीटमेंट क्या है, हम अंडरलाइंग कॉज को इसमें से जो भी कॉज बन रही है उसको ट्रीट करेंगे, और अगर सिम्टोमेटिक कोई सिम्टम जो है वो शो हो रही है तो फिर बीटा ब्लॉकर्स देंगे या फिर कोई भी एंटी एरिथमिक दे सकते हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर अब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पढ़ते हैं, इसमें क्या कैन बी एसोसिएटेड विद सीएडी, क्रोनरी आर्टरी डिजीज, एमआई एंड स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज। ठीक है, इन सब की रीजंस की वजह से हो सकता है हमारे पास वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें हमारे पास नॉन सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो है वो 30 सेकंड से कम होता है, ठीक है, और एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन जो सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है वो 30 सेकंड से ज़्यादा होता है। पाल्पिटेशंस होती हैं, हाइपोटेंशन, एंजाइना, सिनकपी और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और डेथ भी कॉज करवा सकता है। और हमारे पास वेंट्रिकुलर मोनोमॉर्फिक भी हो सकते हैं और पॉलीमॉर्फिक भी हो सकते हैं। फिर 3 और मोर कंसेक्टिव प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस इन अ रेगुलर रैपिड रिदम। ठीक है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बट इन अ रेगुलर रैपिड रिदम के अंदर जो है वो हमें मिलेंगे, और मे सी एवी डिसोसिएशन, ठीक है, और एंटीवेंट्रिकुलर जो है वो उसकी कोई उसका ताल्लुक नहीं है इसमें। इसका ट्रीटमेंट जो है हम कार्डियोवर्जिन करेंगे अगर अनस्टेबल है, और एंटी ड्रग्स देंगे जैसे कि अमाइडारोन, लाइडोकेन, प्रोकेनामाइड वगैरह, प्रोकेनामाइड अगर स्टेबल है तो। फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देख लेते हैं, जिस तरह हमने एट्रियल फिब्रिलेशन देखी कि वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में हमारे पास क्या होता है कि ये भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या फिर कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ हो तो उसमें हमें नज़र आता है एसोसिएटेड विद कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, टुगेदर विद एसिस्टरी, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होती, ठीक है, सिनकपी हो सकती है, एब्सेंस ऑफ बीपी नहीं होता और ना पल्स होती है, और टोटली इरेक्टिक वाइड कॉम्प्लेक्स ट्रेसिंग हमारे पास बिल्कुल ख़राब सी सारी वाइड और बिल्कुल उसका कोई वो समझ ही नहीं आ रही होती आपको। इमीडिएट इलेक्ट्रिकल डीफिब्रिलेशन, ठीक है, फिब्रिलेटर्स हम इसमें यूज़ करते हैं और एसीएलसी प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करते हैं। फिर हमारे पास लास्ट पे आ जाता है कि टॉर्सिडिस डी पॉइंटिस, इसमें हमारे पास जो है वो इसकी रीज़न ये होती है कि ट्रिगर्ड एक्टिविटी जो है ना कोई भी जिसकी वजह से इंक्रीज़ हो सकती है वही इंक्रीज़ हुई होती है, एसोसिएटेड विद लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ठीक है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम के साथ, या फिर हमारे पास प्रो एरिथमेटिक रिस्पांस की वजह से मेडिकेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं, हाइपोकैलीमिया हुआ हो या फिर कंजेनिटल डेफनेस हो सकती है, और अगर अल्कोहलिज्म हुआ हो तो यानी बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ किया हो तो उसकी वजह से भी। कैन प्रेजेंट विद सडन कार्डियक डेथ, ठीक है, टिपिकली इसमें पाल्पिटेशंस होती हैं, डिजीनेस होती है और सिनकपी होती है। इसमें पॉलीमॉर्फस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विद रेट्स बिटवीन 150 से 250 बीट्स पर मिनट के दरमियान जो है वो हमें हार्ट रेट मिलेगा। इसमें ट्रीटमेंट जो है वो हम मैग्नीशियम देंगे पहले और उसके बाद जो है वो कार्डियोवर्जन करेंगे अगर अनस्टेबल है तो। और करेक्ट हाइपोकैलीमिया, विथड्रॉ ऑफ एंडिंग ड्रग्स, हाइपोकैलीमिया के को हम करेक्ट करेंगे, ट्रीट करेंगे, और जो भी ड्रग्स की वजह से कॉज हो रही है ये तो उन ड्रग्स को जो है वो बंद करवा देंगे या उन ड्रग्स को जो है वो स्टॉप करवा देंगे। टॉर्सिड डी पॉइंटिस को देख लेते हैं। पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय शिफ्टिंग साइनोसाइडल वेव फॉर्म। इसमें ईसीजी में हम देखें ना तो हमें इस तरह से साइनोसाइडल वेव फॉर्म जो है वो नज़र आती है। कैन प्रोग्रेस टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है। लॉन्ग क्यूटी इंटरवल प्रीडिस्पोजेस टू टॉर्सिड डी पॉइंटिस, हमारे पास ये जो डिजीज़ है अभी हम इसको देखते हैं उसकी वजह से जो है वो टॉर्सिड डी पॉइंटिस होती है। कॉज्ड बाय ड्रग्स, ठीक है, हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़, इन सब की वजह से, ठीक है। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स मैग्नीशियम सल्फेट, हम इसको जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट से ट्रीट करते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड लॉन्ग क्यूटी, कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं वो लॉन्ग क्यूटी करवाती हैं इंटरवल को। एक तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्लास ए और 3, एंटीबायोटिक्स वगैरह मैक्रोलाइड्स हैं जैसे एंटीसाइकोटिक्स, हेलोपेरिडोल है, एंटी डिप्रेसेंट्स, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, फिर एंटीमेटिक्स हैं, ये सारी जो हैं। और हमारे पास टॉर्सिड डी पॉइंटिस, इसका मतलब होता है कि ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ
यहाँ पे सारी चेंजिंग्स आई हुई हैं, हमारे पास एक वेव फॉर्म की तरह जो है वो साइनोसाइडल बन रहा है इस वजह से। और डिफरेंट पॉइंट्स, ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स, मतलब पॉइंट ट्विस्ट हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा। मेंटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है मायोकार्डियल रिपोलराइजेशन का। इसमें ज़्यादातर जो है वो आयन चैनल का डिफेक्ट्स आता है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है क्योंकि डॉर्सिटी पॉइंट्स की वजह से वहाँ पे हमारे पास जो है वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ, बहुत हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है इस वजह से। पाल्पिटेशंस होती हैं, सिनकप भी हो सकती है, ठीक है, और डेथ भी हो सकती है। फिर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं इसमें, रोमैनो वार्ड सिंड्रोम और जर्बल एंड लेन हिंसल सिंड्रोम। इसके अंदर ये दोनों है कंजेनिटल ऑटोसोमल डोमिनेंट है और ये ऑटोसोमल जो है वो रिसेसिव है। प्योर कार्डिक फिनोटाइप है, इसमें डेफनेस नहीं होती, लेकिन इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एबनॉर्मलिटीज तो होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ सेंसरी न्यूरल डेफनेस होती है क्योंकि इनर ईयर जो है वो भी डैमेज हुआ होता है। और साथ में इलेक्ट्रिकल हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना, वहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हमारे पास कंजेनिटली, हमारे पास जीन्स इस तरह के प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमारे पास क्यूटी इंटरवल जो है वो लॉन्ग होता है। तो ये हमारे पास कंजेनिटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम।